और अब बात सबका हिसाब होगा में एक ऐसे विषय की जो सभी को झंझोर करके रख रहा है। प्यार, भरोसा, साथ फेरे लेने का वादा और फिर खौफनाक मौत। पुणे का केतन हत्याकांड सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि उस मंगेतर की रूह कपा देने वाली साजिश है जिसके हाथ में केतन ने अपना हाथ थमाया था। इतना ही नहीं, प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी भी मंगेतर केतन को बेरहमी से मार डालने के लिए तैयार कर लिया गया था। और सुनिए, अगर प्लान बी भी फेल हो जाता तो प्लान सी भी तैयार कर लिया गया था। यानी सिया हर हाल में केतन की जान लेना चाहती थी, हर हाल में अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। पुणे से आई ये खबर किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी है। केतन, जिसने अपनी मंगेतर सिया को अपनी पूरी कायनात मान लिया, उसे क्या पता था कि वही सिया उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख रही है। पुलिस की चार्जशीट और जांच में जो खुलासे हुए वो होश उड़ाने वाले हैं। सिया ने केतन को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ एक नहीं, पूरे के पूरे तीन प्लान तैयार कर रखे थे। प्लान ए अगर फेल हो गया तो बिल्कुल भी समय गवाया नहीं जाएगा और बी प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। केतन को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और खौफनाक यही रहा कि अगर प्लान बी भी चूक जाता तो बैकअप के लिए प्लान सी भी तैयार था। आखिर कोई इतना शातिर, इतना बेरहम कैसे हो सकता है? पुणे का केतन हत्याकांड, जिसमें जब खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इसमें उसकी मंगेतर ही उसकी कातिल निकली। प्यार के नाम पर धोखा, भरोसे की आड़ में मौत की साजिश रचना, प्लान पर प्लान तैयार करना, ए बी सी सारे प्लान तैयार थे। इसके बाद यह भी खुलासा हुआ कि ब्रेकअप के लिए लेडी विलेन सिया ने प्लान सी तक तैयार कर लिया था और शादी की मंडप की जगह मंगेतर को सीधे शमशान भेजने का पूरा बंदोबस्त था। क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसी प्लानिंग, शातिर दिमाग देख करके पुलिस भी हैरान रह गई और कानून को चुनौती देती सिया की एक खौफनाक और सोची समझी साजिश ने हर किसी को डरा करके रख दिया। अमृतक केतन के चाचा ने क्या कुछ कहा है, पहले आप जरा वो देखिए, उसके बाद करेंगे आगे की चर्चा। कि माँ बाप का सुन के अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार हो गया और उसने आके हमारे बेटे को मार दिया। कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो नारा था, अब बेटे पढ़ा लिए लेकिन बेटे बच नहीं रहे। बेटियां सगाई कर रही हैं और हनीमून पे घुमाने को बोल के बेटों को मार रही हैं। तो हम आगे भी बच्चे ब्याने हैं, हम बच्चे को शादी करें या ना करें अब ये सोचना पड़ रहा है। तो देश देखे और बेटों को बचा ले, यही दरख्वास्त है। आज बेटा चला गया और केतन नहीं मरे, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। सिया की इस खौफनाक साजिश को देख करके पूरे देश को राजा हत्याकांड की याद एक बार फिर से आ गई। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तब उस हत्याकांड की मुख्य सूत्रधार सोनम रघुवंशी ने भी इसी तरीके से चक्रव्यूह रचा था, राजा को मौत की नींद सुला दिया था। सेम पैटर्न। लेकिन आज हकीकत क्या है? कितने जघन्य, इतने सोचे समझे मर्डर के बाद भी सोनम आज जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। वो जमानत पर बाहर ऐश कर रही है और इसी वजह से सिस्टम भी कटघरे में है कि जो मर गया क्या उसके कोई राइट्स नहीं थे? जो जिंदा है, जिसने गुनाह किया है, जो गुनहगार है, सिर्फ उसी के राइट्स है। और जब गुनाह इतना संगीन था तो सोनम को बेल क्यों और कैसे मिल गई? क्या ये ढीली न्याय व्यवस्था को देख करके सिया जैसी और भी लड़कियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? और क्या हमारे कानून के लूप होल्स ने इन लेडी विलेंस के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है? आपको याद होगा कि सोनम ने किस तरीके से राजा रघुवंशी को ले गई वो अपने साथ हनीमून के बहाने, चक्रव्यूह रचा और अब सिया ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि राजा हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम को बेल आखिरकार कैसे और क्यों मिली? उसके राइट्स किसी के मर जाने से ज्यादा बड़े थे क्या? इतने बड़े और जघन्य क्राइम के बाद भी सोनम सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये किस तरीके के लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठाया जा रहा है ऐसे कातिलों की तरफ से? कानून की ढील देखकर ही क्या सिया जैसी लड़कियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? सोनम को मिली जमानत ने समाज और न्याय प्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। सोनम बाहर घूम रही है, सिया कानूनी दावपेच सोच रही होगी। तो सवाल आज सीधा है कि क्या केतन के मां बाप को इंसाफ मिलेगा या ये केस भी तारीखों के अंतहीन जाल में उलझ करके दम तोड़ देगा?
क्या कातिल अगर महिला हो तो कानून के हाथ थोड़े ढीले हो जाते हैं? और क्या सोनम की तरह सिया भी बहुत जल्द किसी लूप होल का फायदा उठा करके बेल पर बाहर आ जाएगी? इन्हीं सवालों के साथ पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सात फेरे का वादा, मंगेतर की हत्या का खतरनाक इरादा। तीन प्लान कर लिए थे तैयार, सही मौके का था इंतजार। केतन के लिए केतु बनी सिया, मां बाप को बड़ा दर्द दिया। याद आई राजा की कहानी, सोनम की खौफनाक कारस्तानी। जिसकी साजिश ने किया सारा बर्बाद, वो कैसे घूम रही आजाद। क्या सिया पर कसेगा कानून का शिकंजा, बचेगी या मिलेगी सजा? अब सवाल यह है कि मंगेतर की हत्या के लिए प्लान ए, बी, सी बनाने वाली शातिर सिया क्या सोनम की तरह ही बच जाएगी? इसी पर करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी, डॉक्टर निशा खन्ना, मनोचिकित्सक है, बरखा त्रिहान, अध्यक्ष है पुरुष आयोग की, और आशुतोष सिन्हा, वकील है सुप्रीम कोर्ट से, मोनिका शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी डॉक्टर निशा कि ये हो क्या गया है, सोच क्या है कि हम कोई भी कैसा भी जघन्य अपराध कर देंगे और किसी को छोड़ने से बेटर उसे मार देना और बच जाएंगे। अनम्यूट करिएगा प्लीज। मैम, ये इंसिडेंट काफ़ी दर्दनाक इंसिडेंट है अगर हम देखें, और ये एक तरह से अभी थोड़े समय से आपको पैटर्न ही दिखेगा। पर कहीं ना कहीं हमें मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो लोगों में आजकल के यूथ में है, या हम सबकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस है, उसको ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। मुझे लग रहा है हम इसे जेंडर का टॉपिक ना बनाकर ये देखें कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ किसी को भी हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस को आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके सामने वो जो सोशल मीडिया पर पोस्टेड हंसती हुई फोटोग्राफ्स हैं, वो जो मोमेंट्स हैं जो उन्होंने साथ में स्पेंड किए, बट ये बहुत नॉर्मल है। कई बार ऐसा होता है जब आप स्पेशली इनफिडेलिटी में होते हैं, एक पार्टनर के साथ साथ दूसरे पार्टनर के होते हैं, आप दोनों लोगों के साथ इस तरह मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं जैसे आप दोनों को ही इंजॉय कर रहे होते हैं। जबकि एक जगह मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम नाटक कर रहे होते हैं, हम दिखावा कर रहे होते हैं। और मैं फिर यही कहूंगी, ये सिर्फ फीमेल का नहीं, मेल भी ऐसा करते हैं, फीमेल्स भी ऐसा करती हैं। और अगर एक इंसान की दिमागी हालत ऐसी होती है तो पहले मारने के विचार आते हैं। कहीं ना कहीं इनकी पर्सनैलिटी एंटी सोशल ट्रेड्स होते हैं, वो रेड फ्लैग्स हमें उनके बिहेवियर में दिखते हैं। हम कई समय तक उन्हें इग्नोर करते हैं। मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मेरे रूल्स, मुझे जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, इसके लिए मैं किसी कानून को नहीं मानता या नहीं मानती, ऐसा उनका बिहेवियरल पैटर्न होता है। बचपन में ना नहीं सुनी होती, और जब ना बोली जाती है और उस ना को अगर ये जिसे बोलते हैं पेरेंट्स, कई बार आई वुड से कई बार प्रॉपर्टी से निकालने का रख देते हैं, कई बार सुसाइडल की धमकी देते हैं। पेरेंट्स खुद ये बोलते हैं कि हम अपने आप को मार लेंगे जान से अगर आपने शादी ना की। जब पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर लड़की या लड़के पर आता है बहुत सारे केसेस में, और अधिकतर आप जब भी देखिएगा ऐसे केसेस में, कई बार देखिए मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, एंटी सोशल ट्रेट्स होते हैं, कई बार बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, कई बार स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन्स होती है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आज की यूथ, बहुत सारे लोग आई वुड से सब्सटेंस अब्यूज में इन्वॉल्व होते हैं, या वो अल्कोहलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। आई डू नॉट नो, थोड़ा सा और अगर जाएंगे तो हो सकता है आगे चलकर ये भी आ जाए कि ये कुछ ड्रग्स कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत कॉमन है आजकल के यूथ में। आप किसी भी सिटी में रह रहे हैं, बहुत कॉमन है। कहीं ना कहीं मैं वही कहूंगी कि इस लड़की ने वजह से इस हद तक खराब हो जाती है निशा जी कि वो किसी का भी खून करने से पहले भी एक बार नहीं सोचते, एक नहीं, दो नहीं, तीन प्लान बना लेते हैं, बल्कि बिना झिझक होती है। लैक ऑफ एम्पैथी पहले ही बहुत सारे बिहेवियर में दिखता है। लैक ऑफ एम्पैथी
मतलब दूसरों की चीजों को ना देखना, ना समझना। मेरी जिंदगी है, मुझे अपने तरीके से जीनी है, और आपको ये बहुत सारे लोग दुनिया में मिल जाएंगे जो ऐसा सोचते हैं। वो धीरे धीरे सिग्नल जिसे बोलते हैं, वो हम नॉर्मल लाइन से अब नॉर्मल लाइन पे कहाँ पहुंच जाते हैं वो पता ही नहीं चलता। और आज की डेट में भी हम लेकिन मेंटल बहुत हेल्थ का सारे ट्रीटमेंट दावे नहीं ये भी करना किए जा रहे हैं कि सिया शादी नहीं करना चाहती थी, उसने पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से आ रहा है। अरविंद जैन जी, सीधे सीधे एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि हम फोटोशूट के लिए गए थे, संतुलन बिगड़ा और केतन खाई में गिर गया, लेकिन उस स्क्रिप्ट को डिकोड कैसे किया गया? क्या इस तरीके के केसेस पास्ट में भी बहुत सारे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कॉल डिटेल्स चेक की जाती है लेडी की, इस केस में की गई हो। कॉल डिटेल से सारा का सारा निकल के सामने आ जाता है, किस किस के टच में थी, किस किस से बात हुई है, लास्ट किससे बात हुई है, किसको सबसे ज्यादा कॉल्स की गई हैं, और उसके बाद सारा सिजरा जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है कि ये इस लड़के के टच में थे। पुलिस के पास अपने तरीके हैं, व्हाट्सएप कॉल्स हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, वो सब पता लग जाते हैं, और उसके बाद जो है सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, क्योंकि जो भी कल्प्रिट होता है, क्रिमिनल होता है, वो अपना फुटप्रिंट जो है वो छोड़ता है पीछे। ऐसा नहीं है कि वो फुल प्रूफ क्राइम करता है। ये इसको गलतफहमी थी लड़की को, और ये कहना कि वहाँ पे वो गिर गया, मुझे बताया गया कि वो ट्रैकिंग का उसको बहुत शौक था और ट्रैकिंग पे अक्सर जाता था। ऐसा व्यक्ति कभी गिर नहीं सकता खाई में, कोई ऐसा है। वो तो सीधा लड़का मुझे लगता है बहुत था, और वो इस बात को समझ नहीं पाया गेम प्लान को कि अभी होके आए हैं लोहगढ़ वहां पे फोर्ट पे, फिर दोबारा क्यों लेके जा रहे हैं। वो उसकी लोकेशन जो साथ में था, चेतन चौधरी या क्या नाम है उसका, वो वहीं थी लोहगढ़ में, फोर्ट्रेस में। तो उससे सारी चीजें 2+2 4 हो जाती हैं, समझ में आ जाता है कि ये भी वहां था और इसीलिए इसको बुलाया गया था, और ये मिलकर सब साजिश की गई। ऐसे लोगों को जब पकड़कर इंटरोगेशन होता है अलग अलग, लड़के का लड़की का, सब 2 मिनट में जो है एक सारी बातें एक एक करके बताना शुरू कर देते हैं। उनको साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है कि लड़के ने ये बताया है आपके बारे में, लड़के को कहा जाता है कि लड़की तो ऑलरेडी ये कन्फेस कर चुकी है। तो ये कोई बहुत शातिर क्रिमिनल नहीं है, ये सब के सब उगल देते हैं पूरी बात, और बिना किसी थर्ड डिग्री के, बिना किसी टॉर्चर के उगलते हैं। तो ये चीजें सब समझ में आ जाती हैं। सोनम रघुवंशी के केस के बाद अभी कोई बहुत पुराना नहीं हुआ है वो केस, और सर पैटर्न भी वही, सेम पैटर्न, बरकत रेहान जी, सेम पैटर्न रहा कि नीचे जाते हैं, फोटोशूट करते हैं और वहीं से धक्का दे देते हैं। उस वक्त राजा रघुवंशी की मौत के दौरान सोनम रघुवंशी का प्रेमी भी उसी रूट पर था, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। और अब यहाँ पर भी वही सेम चीज है कि केतन, सिया और चेतन तीनों एक ही रूट पर है। बिल्कुल, ये ट्रेंड बन चुका है। बस सिर्फ और सिर्फ जो मेथड्स हैं वो अलग हैं। कहीं सांप से कटवा दिया जा रहा है, कहीं जहर पिला दिया जा रहा है, कहीं कॉफी में जहर मिलाया जा रहा है, कहीं धड़ से सिर अलग कर दिया जा रहा है, कहीं टुकड़े काट कर के नीले ड्रम में डाले जा रहे हैं। ये पैटर्न बनता जा रहा है। महिलाओं को मैं यहाँ पर ये जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि कानून सख्त नहीं है, महिलाओं के ऊपर नरमी बरती जाती है। और जो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं, वही जब ये बोलेंगे कि महिलाओं को 100 खून माफ है, तो इस तरीके की घटनाओं को नजरअंदाज किया जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मीडिया का, आप जैसे लोग जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक लड़के के साथ जब ऐसा होता है तो हम सब लोग मूक दर्शक बन जाते हैं। आपको एक छोटा सा आंकड़ा देती हूँ एनसीआरबी का। एनसीआरबी के हिसाब से जो आत्महत्या की दर है वो 3 गुना है। हस्बैंड की आत्महत्या की दर 3 गुना है। अगर ये मर्डर्स को भी काउंट कर ले तो 4 गुना है। और 4 प्रदेशों का आंकड़ा बताती हूँ कि कितने, ये अभी कुछ ही 1-2 सालों में कितने मर्डर्स हुए हैं। 785 हस्बैंड मर्डर्ड बाय वाइफ्स। ये सिर्फ 5 स्टेट्स का आंकड़ा है, 5
स्टेट्स का। आप सोचिए अगर ये आंकड़े सही तरीके से निकाले जाएं तो आंकड़े भयावह होंगे। लेकिन इस हत्याकांड की, अगर हम सिर्फ इस हत्याकांड की बात करें तो मास्टर प्लानिंग चल रही थी, रोज प्लानिंग चल रही थी। जो लड़का को कहा गया था धक्का मारने के बाद वो तो बुशेस में गिर के, मतलब पेड़ में फंस के वो बच गया। वो कितना डरा होगा वो लड़का, वो नहीं जाना चाहता था लोअर फोर्ट दोबारा। लेकिन इस लड़की ने, जो इतनी शातिर थी, इसने सास को कॉल किया, होने वाली सास को, और उन्हें कहा कि प्लीज इसे भेजिए। उन्हें कन्विंस किया कि आप, मेरा बर्थडे है, इस लड़के को मेरे साथ भेजिए। रोज आना वो कैफे शॉप्स में और शॉपिंग कर रही थी, बड़े बड़े गिफ्ट ले रही थी, और उसने जरा भी पता नहीं चलने दिया। आप देखिए सोशल मीडिया पे उनकी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाकर के देखिए उनके पिताजी ने कौन कौन से खुलासे किए। बरखा 316 पे उनके पिताजी का इंटरव्यू डला है, आप देख सकते हैं कि वहां पर उन्होंने ये तक बताया, जो लोग ये कह रहे हैं कि, मैंने बहुत सारे डिबेट्स किए हैं जहां पर लोग ये कह रहे हैं लड़कियों के मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, तो क्या वही बात अगर लड़का होता है, अगर हम इसको जेंडर्स को रिवर्स कर दे तो भी हम यही कहते कि लड़के को कोई बात नहीं, इसको मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, कई लोग कह रहे थे कि लड़की शादी से इनकार, शादी नहीं करना चाहती थी। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि लड़की से अनगिनत बार पूछा गया था कि वो शादी के लिए तैयार है, वो शादी के लिए तैयार है। इस फैमिली ने, जो बिचौलिया था, उसने भी इस बात को अनगिनत बार पूछा था, और लड़की ने हर बार कहा था कि हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूं, और तभी शादी की तैयारियां हो रही थी, और तभी पैलेस बुक किया गया था, नहीं तो किसी और। फिर भी पैलेस को छोड़िए, उनके पिता का कहना है, केतन के पिता, जो केतन आज हमारे साथ नहीं है, उनका कहना है कि मुझे तो 1 सेकंड लगता कॉल ऑफ करने के लिए मैरिज, बिल्कुल, कोई उनकी दिक्कत तरफ से नहीं कहा होती। गया कि अगर एक लेकिन ये मैसेज भी बात- दिया जाता तो मैं इस शादी को तोड़ देता। लेकिन आशुतोष सिन्हा जी, आज पूरी दुनिया एक ही सवाल जानना चाहती है, एक ही जवाब समझना चाहती है कि क्या अब फिर भी सिस्टम में कुछ लूप होल्स रह जाएंगे। मुस्कान पैरोल पर बाहर आ सकती है, सोनम, उसे भी बेल मिल सकती है, तो अब सिया भी कुछ ना कुछ खोद कर खिलाएगी बाहर। जी, प्रथम तो आप सभी को नमस्कार। जहां तक ये एक बहुत पुरानी डिबेट है, जेल बनाम बेल। जेल बनाम बेल में कभी अक्यूज जीता है तो कभी प्रोसिक्यूशन जीता है। देखिए, हर कहानी अलग होती है, हर केस अलग होता है। सोनम को जिस वजह से जमानत मिली, जरूरी नहीं है कि वो वजह इस केस में भी एप्लीकेबल हो। आपको ध्यान रहे कि सोनम की पहली 4 जमानत याचिकाएं खारिज हुई थी, उसके बाद उन्हें बेल मिली। सोनम के केस में पुलिस ने लापरवाहियां बरती थी, तब जाकर के सोनम को बेल मिली। यहां पे इस केस में हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि प्रोसिक्यूशन ऐसी एक भी गलती ना करे जिस वजह से किसी भी गुनहगार को आसानी से बेल मिल सके। अब यहां पे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहले अभी पुलिस रिमांड दिया गया है, पुलिस कस्टडी हो सकता है 1-2 बार और एक्सटेंड हो, 30 से 40 दिन तक हो सकता है पुलिस रिमांड चले। पुलिस रिमांड के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद की प्रक्रिया यह कहती है कि पुलिस को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होता है। तो एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां सिया को और चेतन को पहले 90 दिनों तक तो कतई बेल नहीं मिलेगा। 90 दिनों के बाद अगर चार्जशीट प्रेजेंट करने में पुलिस फेल हो जाती है या किसी वजह से डिले कर देती है, तो यहां पे बेल ऑन डिफॉल्ट का एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है सिया के पास। लेकिन इस ऑप्शन के अवेलेबल होने का अर्थ यह कतई नहीं है कि सिया और चेतन को बेल मिल जाएगा। देखिए, एक बात हमने अक्सर सुना है टीवी डिबेट्स में और कोर्ट द्वारा भी कहा गया है कि एक तरफ तो बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, जबकि दूसरी तरफ बेल इज ऑल्सो डिस्क्रिशनरी अवेलेबल टू द जज। जज हर केस को उसके मेरिट के अनुसार तौलता है और देखता है कि क्या बेल देना इस केस में उचित है, तभी बेल मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और अभी तक जो कि इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से जा रही है, यह बात शर्तिया कही जा सकती है कि बेल मिलना फिलहाल सिया के केस में तो नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन अगले ऐसे 6 ही महीने तो तक नृशंस हत्याकांड सोनम रघुवंशी वाला, राजा रघुवंशी वाला भी तो रहा, फिर वहां क्या हुआ? जी, मैंने बताया कि सोनम रघुवंशी वाला भी इतना ही जघन्य अपराध था, इतना ही नृशंस हत्या वहां भी हुई थी, और वहां सोनम को बेल मिलने में 4 अटेम्प्ट फेल करने पड़े। मैं आपको यह बात भी बताऊं कि पुलिस ने चार्जशीट में एक क्लैरिकल मिस्टेक कर दिया था, जिसका फायदा सोनम ने उठा लिया। यहां पे मैं ये चाहूंगा और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को इतना फुल प्रूफ और वाटर टाइट तरीके से कंडक्ट करेगी कि ऐसा कोई भी लूप होल ना छूटे और ये बेल ना मिल सके। ठीक है, मोनिका शर्मा जी, समाज में एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि लव मैरिज करें तो भी यही होना है, अरेंज मैरिज करें तो भी यही होना है।
जी, आप सही कह रहे हो क्योंकि मतलब जो शादी का जो एक संस्था है वो मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में बुरी तरीके से चरमरा गई है और लोगों का माइंडसेट भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। उनकी एक्सपेक्टेशंस इस तरीके से बन गई है शादी को लेकर के कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना किस डायरेक्शन में चाहते हैं वो समझ में भी नहीं आता है। उनको ग्रेट गाला वेडिंग भी चाहिए, उनको लविंग रोमांटिक पार्टनर भी चाहिए, उनको पैसा भी चाहिए, ठीक है, उनको मतलब पैशन भी चाहिए। तो सारी चीज़ें एक रिलेशनशिप में नहीं मिल सकती हैं। तो वो हमको मतलब बैलेंस करना, एक्सपेक्टेशंस को आना चाहिए और समाज में नैतिकता का ह्रास ही हो रहा है। मुझे यही नज़र आ रहा है इन सारे तरीके के केसों को देखते हुए। और कहीं न कहीं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि आपने बहुत अच्छा किया इस टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं आप, क्योंकि हमको कहना होगा कि जस्टिस फॉर मैन मैटर्स टू। हमेशा ये है कि नारियों के लिए सम्मान। वो जो अबला नारी वाली पिक्चर थी ना, वो बहुत सालों पुरानी थी। वो अबला नारियां अब नहीं रह गई हैं। और जो सच में अबला नारियां हैं, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू मीनाक्षी, वो बेचारियां कोर्ट तक नहीं पहुंच पा सकती हैं, ना वो पुलिस उनकी सुनती है। तो इस तरीके की जो लड़कियां हैं, जो लड़कियों का नाम बदनाम कर रही हैं, जो महिलाओं का नाम बदनाम कर रही हैं, और हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि नारियों को एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया है, सम्मान दिया गया। आप हमारे धर्म ग्रंथों को उठा करके देखिए, अगर वहां पे माता सीता है, ठीक है, माता रुक्मणी है, राधा रानी है, तो वहां पे सूर्पनखा का भी एग्जाम्पल है, पूतना का भी है, ताड़का का भी है। तो जब जब नारी ने अत्याचार किया है तो उसका दंड उसको दिया गया है। तो इस तरीके से महिलाएं प्रिविलेज लेना बंद करें, क्योंकि वो महिलाएं हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अरे किसी के लड़के को मारने से पहले आप घर से भाग जाती। अगर आपको इतना प्यार है तो आजकल की जनता, सही में ये बच्चे जानते ही नहीं कि एक्चुअली प्यार क्या होता है। प्यार में समर्पण होता है, एक दूसरे के लिए एडजस्टमेंट होता है, हमें सहयोग करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। तो वो ये नहीं समझते, बस एक मतलब उनको मतलब उसमें एड्रेनल रश आ रहा है, डोपामाइन रश मिल रहा है, बस अच्छा लग रहा है, ठीक है, मुझे इस इंसान से शादी करनी है, मुझे अपने पिताजी की भी इज्जत बतानी है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में ये भी देखा कि वहां पता चला कि इंटेरोगेशन में ये निकल के आया कि वो लड़की कह रही है कि अगर मैं सगाई तोड़ दूंगी तो मेरे पिताजी की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी समाज में, इसलिए मैंने सगाई नहीं तोड़ी, मैंने उस चीज को चलने दिया। अब क्या पिताजी की नाक बच गई है? क्या समाज में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत होगी? तो माता पिता को भी बहुत ज्यादा जरूरी है मीनाक्षी कि वो अपने बच्चों के साथ खुलकर संवाद करें और इन सारी चीजों को बच्चों को समझाने की कोशिश करें और खुद भी समझें। क्योंकि बच्चों की देखिए, मैरिज को, उनके एजुकेशन को, उनके घर खरीदने को, गाड़ी खरीदने को, मतलब एक स्टेटस मोनिका शर्मा जी, लेकिन इस पूरे मामले में बहुत बार बात की गई, बरकत रेहान जी ने भी उस बात का जिक्र किया। अब डॉक्टर निशा खन्ना, अगर बार बार बच्चों से बात भी की जाए, उनसे पूछा जाए कि आप जिसके साथ शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और ये तो हमने सोनम रघुवंशी के केस में भी देखा, उसके परिवार ने भी 20 बार उससे पूछा था। इस केस में भी, सिया के केस में भी उसकी फैमिली ने 10 बार उससे पूछा है कि शादी करनी है या नहीं करनी है। किसी के मन के अंदर की बात कोई कैसे जान सकता है भला? मैम, मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूँ कि पेरेंट्स को बच्चों ने हाँ बोला होगा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं कंफर्म्ड कहती हूँ एज अ थेरेपिस्ट, मैं मुझे भी 25 साल अपनी प्रैक्टिस में हो गए और 25 साल की मेरी प्रैक्टिस का तजुर्बा है। जब पेरेंट्स के साथ बच्चे बात करते हैं तो बच्चे अपने पेरेंट्स को क्लियरली बोल देते हैं कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मुझे उससे शादी करनी है। पेरेंट्स बच्चों को जबरदस्ती बोलते हैं कि आप उनसे शादी करिए, या ये हमारे खानदान का नियम है, हमारे खानदान की इज्जत है, हमारी लोगों के समाज में इज्जत है। कहीं ना कहीं मैं बार बार आपको कह रही हूँ, यहाँ पर आप इन लड़कियों के माँ बाप के रोल को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक ही इंसान एक ही दिन में क्रिमिनल नहीं बनता है, भूत भूत करके भरा भरता है, और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड फैमिली इन्वायरमेंट वो इंसान को इस हद तक बनाने में जिम्मेदार होता है। अब मैं फिर वही बात कह रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स शायद अपने ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को। मैं इस बात से अगेन कह रही हूँ, शायद इस बात से इनकार कर देखिए, क्योंकि इस दूसरी पार्टी के सामने, लड़के वालों के सामने ये बोलना कि मैं शादी करना चाहती हूँ और मेरी मर्जी से हुई है, वो अलग बात है। पर क्या इस लड़की ने अपने पेरेंट्स से बोला होगा? मैं आपको बता रही हूँ, कितनी शादियां मैंने देखी हैं जिसमें पेरेंट्स को बोला होता है बच्चों ने कि आप शादी करेंगे नहीं तो हम अपने आप को आग लगा लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। ये ब्लैकमेलिंग कहीं ना कहीं फिर अरविंद जैन जी, इस तरीके के जब केसेस आते हैं तो उसके पीछे की वजह भी एक बड़ी निकल करके सामने आती है। हालांकि इस पूरे केस पे अभी तक ऐसा कोई भी वाकया निकल करके सामने नहीं आया जो कि सिया की तरफ से कहा गया हो कि हाँ फैमिली की तरफ से दबाव था शादी का। देखिए, क्या फैक्ट्स हैं तो मुझे पता नहीं है। सोनम रघुवंशी के केस में एक प्रॉब्लम थी
क्योंकि डिस्टेंस बहुत था घटना स्थल का, जहाँ पे लड़का लड़की के परिवार रहते हैं। लड़के वाले इसकी ठीक से पैरवी भी नहीं लगता है कर सके, अपने उन्होंने अच्छे एडवोकेट्स खड़े नहीं किए। यहाँ बिल्कुल डिफरेंट होगा, यहाँ पर मजबूत पैरवी लड़के वालों की तरफ से होगी। संपन्न परिवार है, उन्होंने इसको दिल पे लिया है, और इसमें जब मजबूत पैरवी होगी, अपने बड़े वकील साथ में खड़े किए जाएंगे, तो इसमें बहुत मजबूत चार्जशीट लगेगी और बेल नहीं हो सकेगी, होनी भी नहीं चाहिए। सोनम रघुवंशी की बेल भी मेरा यह मानना है कि हायर कोर्ट में अपील करके और वहां की पुलिस को निरस्त करानी चाहिए। वो नहीं कराई है उन्होंने, तो दे हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटीज। और ऐसे जघन्य अपराधों में बेल मिलने का एक गलत संदेश समाज में जाता है, और ये नहीं जाना चाहिए। ऐसे जघन्य अपराधों में ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए, और ट्रायल के बाद ही किसी को जो भी जजमेंट हो उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्कान के केस में भी यही हुआ था, तभी बरखत रेहान जी सबको ये लगने लगता है कि आप आराम से कोई भी केस में इन्वॉल्व हो जाइए, किसी की भी हत्या कर दीजिए, आगे तो फिर कुछ ना कुछ हम जुगाड़ करके बाहर निकल ही आएंगे। बिल्कुल, अभी आप लोग सब लोग सोनम रघुवंशी की बात कर रहे हैं, तो मैं खुद इंदौर गई थी, 2-3 दिन रह के आई हूँ, और सभी पुलिस वालों से, कमिश्नर साहब से, सभी से मेरी बातचीत हुई थी। पुलिस वालों से भी लंबी चर्चा हुई है, चाहे वो मेरठ वाला केस भी हो, हमने रणनीति तैयार की थी वहां पर भी। लेकिन आपको यहाँ पे बता दूं कि बहुत ही संपन्न परिवार है राजा रघुवंशी का, और जो बेल अभी वकील साहब कह रहे थे, वहां पर सेक्शन ही बदल दिए गए। जब आप सेक्शन ही बदल दोगे तो बेल मिलेगी, लेकिन अभी हाल में ही उन्होंने अपील डाली हुई है हायर कोर्ट में। अब देखते हैं क्या होता है। आई एम क्लोजली फॉलोइंग दैट केस ऑल्सो। आज भी मेरी बात हुई है राजा रघुवंशी के घर पर, और तकरीबन इन सबके कॉल आते ही रहते हैं मुझे। और रही बात अगर सिया वाले केस में, मैं कहूं तो शादी का इरादा नहीं था तो साफ मना कर देती, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती, कोई किसी ने नहीं रोका था। लेकिन एक निर्दोष को धोखे से मारना, धक्का देकर मार डालना, ये सामान्य अपराध नहीं है। इस पे बहुत ज्यादा मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने गूगल पे ये सारी चीजें भी सर्च करी है कि किस तरीके से हत्या को बताया जाए कि ये गलती से, अपनी गलती से मर गया है, सेल्फी लेते मर गया है, ये सब भी गूगल किया था उन्होंने। और रही बात, केतन बहुत ज्यादा ट्रैकिंग करता था, उसे हर एक कोना पता था और बहुत जानता था इस बात को, गुड ट्रैकर था, और उसे कभी भी वो ऐसे कोनों में जाकर के वहां से गिरने का सवाल ही नहीं उठता। और वहां जाकर के टीम ने भी देखा है, पुलिस वालों ने भी वहां जाकर के देखा है कि वहां ऐसे कूदा ही नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस कोई आपको फोर्सफुली वहां से ना फेंके। तो ये सोची समझी, प्लान्ड, प्लॉटेड। आप देखिए, पासपोर्ट फाड़ देना। आप 4 लोग कहीं जा रहे हो, बाली जाने वाले थे ये लोग, 4 लोगों में सिया थी, लड़का था जिससे उसकी शादी हो रही थी, केतन अग्रवाल, और 2 लोग और थे। 4 लोगों में से सबके पासपोर्ट है, एक पासपोर्ट को फाड़ करके फेंक दिया, और वही पासपोर्ट मिसिंग हो गया, और वही एयरपोर्ट में रोना धोना मचा दिया कि पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि बॉयफ्रेंड ने मना किया था कि उसके साथ वहां बाली नहीं जाना, इसलिए पासपोर्ट फाड़ा गया। ये सारे संकेत दिए थे उसने, लेकिन ये तब पता नहीं था, क्योंकि सारे लोग ये कभी विश्वास भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग सारी इसके दिमाग में और इसके बॉयफ्रेंड के दिमाग में चल रही थी। तो इन चीजों को निकलने में बहुत समय लगता है। राजा रघुवंशी जी, इन तमाम बातों का ख्याल तो रखा जाता होगा कि कितना आप पीछे सोच रहे थे इन चीजों के बारे में। आपने अचानक से नहीं कर दिया कि आप किसी को लेके गए, आपने धक्का दे दिया, कहीं किसी को मेघालय में धक्का दे दिया और कभी किसी को किसी फोर्ट पे ले जाकर के धक्का दे दिया। तो ये तमाम चीजों को प्रोसेस किया जाता होगा। जी मनीषा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात सच है कि ये घटना हमारे खोखले समाज की कई परतों को झकझोरती हैं, लेकिन वर्तमान में इस मुद्दे को पुरुष बनाम महिला की नज़र से नहीं देखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चन। मैडम, जहाँ तक आपका प्रश्न है, ये कहना चाहूँगा कि हर घटना जो एक क्राइम को कंप्लीट करने के लिए, जो चेन ऑफ इवेंट को फिट करने के लिए ज़रूरी होता है, हर वो चीज़ कंसिडर की जाती है। यहाँ पे कहानी ये है कि शक जो है कहानी होती है और सबूत फैसला होता है। सबूत तक पहुंचने के लिए हमें हर चेन ऑफ इवेंट को देखना होता है, इसलिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट एविडेंस, दूसरा होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस इस केस में थोड़ा कम है, लेकिन जहां तक बात रही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, तो क्लियर मोटिव है, इनफ मोटिव है जो ये प्रूव करने के लिए वर्तमान रूप से प्रथम दृष्टया
जी। ये बात लग रही है कि इसमें सिया का बचना बहुत मुश्किल है। उसने बहुत प्रॉपर मोटिव के साथ, प्रिपरेशन के साथ, कंडक्ट के साथ, तो यहां पे उन्होंने मेंस रिया भी दिखाया है, एक्टर्स रियस भी दिखाया है, और ये उनके गुनाह को आगे साबित करने के लिए काफी हो सकता है। ठीक है, निशा जी और बरखा जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं। निशा जी। मैं बरखा जी को और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज को सीरियसली लीजिए। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, जैसे इन्होंने बताया, मैं राइट नाउ भी एक क्लाइंट का केस कर रही हूँ जिसमें पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। मैंने उसका टेस्टिंग कराया, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से वो पर्सन सफर कर रहा है, साथ ही साथ साइकोटिक सिम्टम्स हैं। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि जितने भी ऐसे लोग होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं। हमारे क्लिनिक में भी हमें भी ऐसे लोग अप्रोच करते हैं जिनके मन में ख्याल आता है अपने पार्टनर को मारने का। वो पार्टनर के साथ रह रहे होते हैं, पार्टनर उन्हें फोर्स नहीं कर रहा होता कि आप मेरे साथ रहिए, पर आप इस बात को समझिए कि ये कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ कंडीशंस मेजर रोल प्ले करती हैं। साइकेट्रिक हमारे सभी समाज में तो लोग इन तमाम चीजों के बारे में बात करना भी उचित नहीं समझते हैं, उसकी वजह से ये तमाम चीजें होती हैं। बिल्कुल स्टिग्मा माना जाता बिल्कुल है। इसीलिए लोग जाकर के बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि बात करने से बहुत सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बरखा जी क्या कह रही थी आप? जी देखिए, अभी कह रहे थे कि पुरुष बनाम महिला ना बनाओ, ना तो मैं पुरुष बनाम महिला बना रही हूँ। रही बात ट्विशा का केस, हम सब जानते हैं कि कितना डिस्कशन हुआ था और क्या क्या हुआ था, लेकिन निकी मर्डर केस, दहेज हत्या, मार डाला निकी को, दहेज में मार डाला, सबने सुना था। लेकिन किसी को ये पता है कि निकी मर्डर केस में निकी जो है मर गई और कंचन जो मास्टरमाइंड थी वो हॉस्टाइल हो गई है, और उसने कोर्ट के सामने जाके ये बताया है कि उस टाइम, जिस टाइम निकी जल रही थी, घर में कोई भी नहीं था, न लड़का था, न लड़के की माँ थी, न लड़के के पिताजी थे, न कोई अन्य सदस्य था, और अभी भी लड़का जेल में पड़ा हुआ है। क्योंकि मीडिया भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, इसलिए मुझे ये बातें आपके माध्यम से आगे पहुंचानी पड़ती है। ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है कि इसको मेल वर्सेस वुमन बनाया जाए, लेकिन फिर भी जो सुसाइड की दर है और हत्याओं की दर है वो 4 गुना है। तो ये सोचने का विषय है और बहुत ही सीरियस इशू है, जिसके ऊपर सरकार, कानून मंत्री, सबको जागना पड़ेगा। जो सो रहे हैं उन्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो इस कार्य को पूरी अच्छे तरीके से निभा सकता है। बिल्कुल, इसलिए ऐसे मुद्दों को हाईलाइट भी किया जाता है। हालांकि ये रेयर ऑफ द रेयर केस होते हैं मोनिका शर्मा जी, लेकिन बावजूद इसके ऐसे केसेस आना, यानी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहा है। मुस्कान के बाद सोनम आई, सोनम के बाद सिया आई, और इसके बाद अब ना जाने और कितने लोग। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में और इस तरीके से इतना नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है वायलेंस का, ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब जो सीरीज दिखाई जा रही हैं उसमें हमेशा ये दिखाया जाता है कि एक जो माफिया आदमी है, जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, बड़े बड़े पुलिस वाले, बड़े बड़े नेता उसके आगे झुक रहे हैं और उनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वो कितने बड़े बड़े मतलब माफिया हैं जो किस किस तरीके की गतिविधियों में संलग्न है। तो जब हमारी युवा पीढ़ी इस तरीके की चीजें देखती है तो उनको लगता है कि जब ये इतना बड़ा व्यक्ति इतना सब कुछ कर ले रहा है और ये आराम से खुलेआम छूट रहा है, घूम रहा है, केवल एक इंसान को मार, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ है, बाकी तो मुझे किसी को कोई परेशानी पहुंचानी नहीं है। क्योंकि ये इतनी छोटी उम्र के बच्चे हैं, 22, 23, 24 साल, तो ये उतने परिपक्व नहीं है कि ये क्या करेंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, ये उनको पता नहीं है। बस उनको लगा कि हाँ हम इसको एज अ एक्सीडेंट दिखा देंगे, एक्सीडेंट हो गया। और अब कहीं ना कहीं जब इस तरीके के केसेस होते हैं तो शादी के पहले काउंसलिंग बहुत जरूरी हो जाती है। कि हो सकता है माँ बाप का प्रेशर हो, लेकिन माँ बाप के प्रेशर के चक्कर में किसी के बच्चे की जान लेना उचित नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी के मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।